सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में वी विल टॉक अबाउट, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग RDAs, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें, विटामिन्स हो गई, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया। दूसरे पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स की एंड फूड अडल्ट्रेशन एंड फूड लोगोस की। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया रेफरेंस मैन और रेफरेंस वुमन का क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं फॉर रेफरेंस मैन एज वेल एज रेफरेंस वुमन। सो बिफोर यू लुक एट द एक्टिविटी लेवल, सबसे पहले आ जाओ इसका एज का क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। सो एज क्राइटेरिया, रेफरेंस मैन का एज कितना होना चाहिए? 19 to 39 ईयर्स। रेफरेंस वुमन का एज क्या है? 19 to 39 ईयर्स। वेट रेफरेंस मैन का कितना है? 65 kg। वुमन का कितना है? 55 kg। फिर यहाँ पे एक BMI देखो, 18.5 से 22.9। ये किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है? ये है इंडियन या एशियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है इंडियन या एशियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लिए, ये है इंडियन या एशियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी के बेसिस पे BMI अगर मैन, रेफरेंस मैन का देखें 20.75 और रेफरेंस वुमन का 20.95। हाइट ऑफ अ रेफरेंस मैन इन सेंटीमीटर्स 177 सेंटीमीटर्स एंड वुमन का कितना है? 162 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है फॉर रेफरेंस मैन एंड वुमन। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे उसको कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे मॉडरेट एक्टिविटी होता है। तो देखो, एक्टिविटी लेवल में 8 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस मैन एंड वुमन, 8 hours ऑफ मॉडरेट वर्क चाहिए, 4 to 6 hours ऑफ सिटिंग एंड मूविंग चाहिए एंड 2 hours ऑफ वॉकिंग एज वेल एज रिक्रिएशन चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्राइटेरियाज फॉर रेफरेंस मैन एंड वुमन। क्वेश्चन आएगा ऑल आर क्राइटेरियाज फॉर रेफरेंस मैन एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, ये रेफरेंस मैन रेफरेंस वुमन का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग RDAs सेट करते हैं, ठीक है, जो अभी थोड़ी देरी में देखेंगे। अब आ जाओ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एक दूसरा गो टू स्लाइड है, ठीक है। ये एक लेट्स रिवाइज स्लाइड है, बहुत ही जरूरी। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, अब ये सारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है या एनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ये किसने दिया हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। अब देखो, फॉर अ अडल्ट मैन एंड अडल्ट वुमन, इसको हमने कैसे डिवाइड किया है? सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर। सेडेंट्री वर्कर मतलब कौन होता है? जैसे टीचर हो गया, जहाँ मूवमेंट नहीं है, डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गया। मॉडरेट में कह लो शॉपकीपर हो गया, ठीक है। हैवी में कह लो ऑल दोज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स, ठीक है। अब और ये सारे एनर्जी ना किलो कैलोरी पर डे है, ठीक है, किलो कैलोरी पर डे। सो ये है एनर्जी गाइडलाइंस। एनर्जी गाइडलाइंस हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है। अब जैसे सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर के बेसिस पे अडल्ट मैन में क्या लिखा हुआ है? 2110, ठीक है। सो इसको आप याद कर सकते हो, 2100 किलो कैलोरीज पर डे। मॉडरेट वर्कर मैन में कितना लिखा हुआ है? 2710, इसको कर सकते हो 2700 किलो कैलोरीज पर डे। अब जो मॉडरेट वर्कर वुमन को चाहिए 2130, इसको कर लो 2100 किलो कैलोरीज पर डे। 2720 को कर लो 2700 किलो कैलोरीज पर डे। कहने का अर्थ है कि जो एनर्जी सेडेंट्री एंड मॉडरेट वर्कर मैन को चाहिए 2100 एंड 2700 किलो कैलोरीज पर डे, वही सेम एनर्जी मॉडरेट एंड हैवी वर्कर फीमेल को चाहिए 2100 एंड 2700, ठीक है। अब सेडेंट्री वर्कर फीमेल ये 1660 है, याद करने के लिए इसको मान लो 1700 किलो कैलोरी पर डे कर देते हैं। इसका डबल कितना हो जाएगा? 3400, जो कि हैवी वर्कर मैन को चाहिए, ठीक है। सो एडल्ट मैन सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी 2100, 2700, 3400। एडल्ट वुमन सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी 1660 की जगह कर लो 1700, 2100, 2700, ठीक है। ये बहुत जरूरी। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू सम स्पेशल सिचुएशंस, जैसे प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में एक वुमन को एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होगा, तो वो कितना है? प्लस 350 किलो कैलोरीज पर डे, ओके। सो दिस इज द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन ऑल ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट और एवरेज कैलोरी और एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस 350, ठीक है, प्लस 350 किलो कैलोरीज, ओके। नाउ ये प्लस किस में करोगे? दिस प्लस विल बी एडेड टू जितना भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है जो सेडेंट्री वर्कर फीमेल का है, मतलब 1660, ठीक है। 1660 में ऐड करोगे ये 350, ऑलराइट। सो दिस विल कम आउट टू बी 2010 किलो कैलोरीज पर डे। बट अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो एक हैवी वर्कर है, लेबरर है, प्रेग्नेंट फीमेल, तो आप किस में ऐड करोगे? यू विल ऐड इट टू 2720, ठीक है। सो प्लस 350 किलो कैलोरीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ऑलराइट, ऑन एन एवरेज एवरी डे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ठीक है। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लैक्टेशन में प्लस 600 in the first 6 months,
प्लस 520 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब प्लस 520 एक्स्ट्रा हर डे इन द नेक्स्ट 6 months of lactation, 7 to 12 months of lactation, ठीक है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू NIM. अब देखो 2 सवाल करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. पहला सवाल, राहुल इज अ 35-year-old जो अपनी मदर को लाया है, वो इज 70 years, ठीक है, टू हिज फैमिली डॉक्टर फॉर हेल्थ चेकअप. The family doctor is advising Rahul and his mother on adequate nutritional requirement. Rahul tells the doctor उसका weight 65 kg is a teacher and his mother stays at home. According to the latest NI and RDA guidelines, how many calories should Rahul and his mother take? अब राहुल 65 kg और एक टीचर है, इसका मतलब राहुल क्या है, सेडेंट्री वर्कर मेल है, ठीक है, सेडेंट्री वर्कर मेल है राहुल. ओके, अब अभी हमने पढ़ा सेडेंट्री वर्कर मेल को कितना चाहिए, 2110 किलो कैलोरी पर डे, 2110 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है. बट उसकी जो मदर है 70 years old है, एल्डरली है. सो एल्डरली फीमेल, क्या एल्डरली फीमेल को सेम एनर्जी चाहिए एज अ सेडेंट्री वर्कर फीमेल 1660? नो, एल्डरली फीमेल को चाहिए 1500 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है, और एक एल्डरली मेल को चाहिए 1700 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है. ये दिस इज फॉर एल्डरली मेल एंड फीमेल, मतलब जो लोग मोर देन 65 years है, ठीक है, एल्डरली मेल एंड फीमेल 1500 किलो कैलोरीज एंड 1700 किलो कैलोरीज. सो इसका आंसर क्या हो गया, 2110 फॉर राहुल एंड 1500 किलो कैलोरीज उसकी मदर जो कि 70 years, ठीक है. ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो. 12-week प्राइमी कम्स टू यू फॉर चेकअप, व्हाट इज द करेक्ट एडवाइस यू विल गिव टू हर रिगार्डिंग एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. अब अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू NIN additional calorie requirement throughout pregnancy, okay, is plus 350, all right, plus 350 per day, all right. but ऐसे सोचो कि on an average first trimester में plus 350 हर दिन एक्स्ट्रा खाना, is it possible? she already has, उसको बहुत सारा नौशा होता है, खाने बनता नहीं है, ठीक है. so ideally speaking guys, first trimester में उसको कितना देना चाहिए, 70 to 85 किलो कैलोरीज पर डे. सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना देना चाहिए, इन द रेंज ऑफ 230 से 290, मतलब 200 के रेंज में. और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम वेट गेन प्रेगनेंसी में कब होता है, 7th month ऑनवर्ड्स, ठीक है. 7th month में USG में बेबी का वेट होता है 1 kg और फिर बर्थ तक ऑन एन एवरेज 2.8 kg. तो मैक्सिमम वेट गेन कब हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में. इसीलिए सबसे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत कब है, थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो देखो ये है तुम्हारा गो टू स्लाइड. ओके, दिस इज अ लेट्स रिवाइज स्लाइड. पहले ट्राइमेस्टर में 70 to 85 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा प्लस. सेकेंड ट्राइमेस्टर 230 to 280 किलो कैलोरीज पर डे. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कितना दे सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, रेंज ऑफ 200. थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम वेट गेन होता है प्लस 390 to 470 किलो कैलोरीज पर डे. सो थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ 400, ठीक है. ऑन एन एवरेज कितना है, 310 to 375 किलो कैलोरीज पर डे. अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू NIN ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा कैलोरी कितना है, 350 किलो कैलोरीज पर डे. बट आइडियली स्पीकिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में उतना एक्स्ट्रा देना पर डे कहीं बैठता नहीं है, ठीक है. बट हाँ, तो अगर NIN मेंशन नहीं है तब आप क्या फॉलो करोगे, ये दूसरा वाला टेबल जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है. सो इसके बेसिस पे देखो एडिशनल कैलोरी ऑफ 400 नीडेड इन थर्ड ट्राइमेस्टर, या कहीं ना कहीं सही है क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम वेट गेन होता है, तो रेंज ऑफ 400 में एनर्जी मिलनी चाहिए. एडिशनल कैलोरी ऑफ 100 इन सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल नहीं, मैंने बोला है रेंज ऑफ 200 होना चाहिए. एडिशनल कैलोरी ऑफ 350 इन ऑल ट्राइमेस्टर्स, ये ठीक है अकॉर्डिंग टू NIN. बट अगेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 350 देना जस्टिफाइड नहीं है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, ऑलराइट, उसको पछाना. एडिशनल कैलोरी ऑफ 400 इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन द रेंज ऑफ 200 है. तो आंसर क्या बैठा, जो सबसे सूटेड है इसको बोलोगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा खाओ इन द रेंज ऑफ एक्स्ट्रा 400 कैलोरीज, ठीक है. ऑलराइट, सो यूल फॉलो ये वाला, ठीक. चलो आगे आ जाओ. एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन इन्फेंट, अगर कभी पूछ लिया 0 to 1 year कितना एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी रिक्वायरमेंट फर्स्ट 6 months में कितना है, 92 किलो कैलोरीज पर kg पर डे. 6 to 12 months में कितना है, 80 किलो कैलोरीज पर kg पर डे. प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है फर्स्ट 6 months, 1.16 ग्राम पर kg पर डे. ऑब्वियसली 6 to 12 months में 1.69 grams पर kg पर डे. दिस इज अगेन अ गो टू स्लाइड कि कहीं हमेशा प्रेगनेंसी लैक्टेशन पूछते हैं, मान लो इस बार इन्फेंट के लिए पूछ लिया, ठीक है. ऑलराइट, अब आ जाओ, वी विल लुक एट सम RDAs ऑफ जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स हमारे डाइट में कितना होना चाहिए. तो आज के टाइम में प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे डाइट में कितना होना चाहिए, 0.83 ग्राम पर kg पर डे.
पहले ये कितना था 1 ग्राम पर kg पर डे, तो यहाँ पे 55 kg है, तो उसको कितना चाहिए पर kg, उसको 0.83 चाहिए, तो 55 के लिए 55 इंटू 0.83 कर दो, दिस विल कम अराउंड 45 ग्राम्स। ठीक है, इसी को लेट्स रिवाइज स्लाइड में देखो, इसी को एक लेट्स रिवाइज स्लाइड में देखो, प्रोटीन कितना चाहिए पर डे, 0.83 ग्राम पर kg पर डे। फैट इनटेक अगर बात करें मेल फीमेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब मेल्स को ज़्यादा फैट चाहिए तो 25, 30, 40 ऑन द बेसिस ऑफ, अगर वो सेडेंटरी वर्कर मैन है, ठीक है, सेडेंटरी वर्कर मैन है तो 25 ग्राम्स पर डे। 30 ग्राम्स पर डे कब मिलेगा, अगर वो मॉडरेट वर्कर मैन है, ठीक है, और अगर वो हैवी वर्कर मैन है तो 40 ग्राम्स पर डे। फीमेल्स को कितना फैट चाहिए, वो 20 से 30 के रेंज में होता है, अगर सेडेंटरी वर्कर फीमेल है तो 20 ग्राम्स पर डे, अगर वो मॉडरेट वर्कर फीमेल है तो 25 ग्राम्स पर डे, और हैवी वर्कर फीमेल है तो 30 ग्राम्स पर डे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन पूछा है, फैट पूछ सकता है। ऑलराइट, फिर एक और चीज़ पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, 130 ग्राम्स पर डे, ओके, पर डे, मेल फीमेल बोथ 130 ग्राम्स पर डे। डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइट में कितना होना चाहिए, 40 ग्राम्स पर डे। ठीक है, ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आरडीए। अभी बस मैं आपको बताऊंगी आरडीए और ईएआर क्या होता है। देखो, आरडीए होता है, पहले बोलते हैं ईएआर, ईएआर होता है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ओके, वो होता है डेली न्यूट्रिएंट इनटेक विच विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ 50% पॉपुलेशन। ठीक है, और आरडीए होता है न्यूट्रिएंट इनटेक जो सेटिस्फाई करेगा नीड 97 to 98% पॉपुलेशन का, लगभग 97.5%। आरडीए हमेशा एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट +2 स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं। ठीक है, सो दो टर्म है, अगेन ये पीवाईक्यू है, एक पूछता है व्हाट इज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये क्या है, दिस कवर्स द डिमांड ऑफ ओनली 50% पॉपुलेशन, मतलब आप इसको बोल सकते हो डेली न्यूट्रिएंट इनटेक, ऑलराइट, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक, ऑलराइट, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक जो क्या करता है, सेटिस्फाइज द नीड ऑफ, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक जो सेटिस्फाई करता है द नीड ऑफ 50% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सेटिस्फाइज द नीड ऑफ 50% पॉपुलेशन। व्हाट इज आरडीए, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक, ओके, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक जो सेटिस्फाई कर रहा है नीड ऑफ हाउ मच, डेली न्यूट्रिएंट इनटेक जो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द नीड ऑफ 97 to 98% पॉपुलेशन। कहने का अर्थ कितना है, क्या है, कितना परसेंट पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 97.5% पॉपुलेशन। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो आरडीए है वो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमेशा आरडीए में सेट होता है। कभी कोई फास्ट कर रहा होता है, कोई बीमार हो जाता है तो एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड, ओके। सिर्फ एक एक्सेप्शन है गाइस, एक एक्सेप्शन है जहां मेरा आरडीए एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट के इक्वल है, वो क्या है, कैलोरी इनटेक। कभी भी एक्स्ट्रा कैलोरी देने की बात मत करो, ओके, बिकॉज फिर वो ओवरवेट ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा। आरडीए इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ओनली फॉर कैलोरीज, ओके। सो अब हम लोग जैसे अभी देखे थे आरडीएस ऑफ प्रोटीन 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, फैट्स देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए, डाइटरी फाइबर्स 40 ग्राम्स, वैसे ही कुछ और न्यूट्रिएंट्स का डेली रिक्वायरमेंट डोज देखेंगे। ठीक है, ये भी एनआईएन ने दिया है। नाउ ये सब अकॉर्डिंग टू 2024 गाइडलाइंस ही है गाइस, ओके। 2020 लास्ट था, फिर अभी 2024 में अपडेट हुआ, एंड द गुड पॉइंट इसकी ज़्यादा कुछ बहुत चेंज नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। सो अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन आता है कि एज कंपेयर टू लैक्टेशन प्रेगनेंसी में कौन सी न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बढ़ जाता है, एंड एज कंपेयर टू प्रेगनेंसी लैक्टेशन में कौन से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्रेगनेंसी में ऑलराइट इसको 27 करो, लैक्टेशन के मुताबिक आयरन 27 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है, और फोलेट कितना है, 570 माइक्रोग्राम पर डे, ऑलराइट। सो ये अकॉर्डिंग टू एनआईएन प्रेगनेंसी में आयरन एंड फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब लैक्टेशन में आओ, एक है आयोडीन, विटामिन ए, कैल्शियम। आयोडीन का ये वैल्यू भी पीवाईक्यू है, पूछा गया है कि आयोडीन कितना रिक्वायर्ड होता है लैक्टेशन में, 280 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 250, and generally in a male and a female 150 माइक्रोग्राम पर डे। सो प्रेगनेंसी में 250 हो गया, लैक्टेशन में 280 हो गया, तो बढ़ गया। ठीक है, विटामिन ए देखो 900 प्रेगनेंसी में माइक्रोग्राम पर डे, लैक्टेशन में कितना हो गया, 950 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, और तुम्हारा कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे है, बट लैक्टेशन में 1200 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, सो ये वैल्यूज देखना है। विटामिन डी सेम रहता है।
फिर जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बताया, ऑन एन एवरेज 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में 175 ग्राम पर डे, और लैक्टेशन में कितना खाना है, 200 ग्राम्स पर डे, ठीक है। सो प्रेगनेंसी में कितना खाना है कार्बोहाइड्रेट्स, 175 ग्राम पर डे, और लैक्टेशन में कितना खाना है, 200 ग्राम्स पर डे। अब अगर प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ता है, प्लस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर प्लस 9.5 ग्राम पर डे, थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा है 22, लैक्टेशन में प्लस 17 इन द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड प्लस 13 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब ये देखो, एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है, 10 kg, ऑन एन एवरेज 9 to 11 kg, ठीक है। तो ये एक चार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। अब इसी का जो पॉइंट्स निकल के आता है वो ये है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या है, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, जिंक, अभी देखा। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट विच इज इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन, कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन, एक है विटामिन सी, एज वेल एज एक है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ऑल दीज इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब इसी को एक सवाल में देखो जो INICET 2022 में आया था, क्या है, कंपेयर टू अ प्रेग्नेंट फीमेल, अ लैक्टेटिंग फीमेल वुड रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन फॉर विच ऑफ द फीमेल फॉलोइंग, ठीक है, लैक्टेटिंग फीमेल। तो याद करना कि मैम ने क्या बोला था, लैक्टेटिंग फीमेल्स में विटामिन ए, कैल्शियम और आयोडीन बढ़ जाता है, आयरन, फॉलिक एसिड तो प्रेगनेंसी में बढ़ता है एज कम्पेयर टू लैक्टेशन। अब विटामिन ए और कैल्शियम में क्या लगाओगे, तो कैल्शियम में 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम हो रहा है, 200 का रेंज बढ़ रहा है, और विटामिन ए से 900 से 950 हो रहा है, 50 का रेंज बढ़ता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है कैल्शियम, वो मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा RDS इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी, जिसको आपको रिवाइज करके जाना है। अब आ जाओ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द फूड, ठीक है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स हमारे डाइट के, जैसे वो 3 क्या है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स हमारे डाइट को कितना % होना चाहिए, 10 to 15% ऑफ आवर डाइट प्रोटीन से होना चाहिए। फैट शुड मेक अप 15 to 30% ऑफ आवर डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 80% ऑफ आवर डाइट। और अगर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में इन्हीं परसेंटेज या इन्हीं प्रोपोर्शंस के फॉर्म में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, ओके। और इससे एक और सवाल जुड़ के आता है, कैलोरी कितना ये प्रोवाइड करता है। सो अगर प्रोटीन की बात करो तो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना मिलता है हमें, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फैट्स सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, कितना, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट्स, ठीक है। कार्ब्स कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अल्कोहल कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, सो इट इज 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम अल्कोहल। और फिर एक होता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स कितना कैलोरी देता है, सो इट इज 2 किलो कैलोरीज पर ग्राम डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके, जो रिक्वायर्ड होता है स्मॉल अमाउंट फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीग्राम टू सेवरल ग्राम्स, ये है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अभी हम लोग दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब मिनरल्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स में, ठीक है। तो पहले आ जाओ मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में क्या क्या आता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस हमेशा साथ साथ चलता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम साथ साथ चलता है, और एक और क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स और कम में रिक्वायर्ड होता है, लेस देन अ फ्यू मिलीग्राम्स। 4 ट्रेस एलिमेंट्स जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक एंड आयरन, ठीक है। उसके अलावा 3 C's है, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है। 3 M है, वो क्या है, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम इज अ मेजर मिनरल, सेलेनियम, सिलिकॉन, निकल, टिन। बट आपको क्या याद रखना है, जो बहुत ही जरूरी है MCQ के लिए भी सारे पॉइंट्स उससे आने चाहिए आपको, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन एज वेल एज जिंक, ठीक है। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पूछ सकता है, ऑल आर और विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मिनरल, ठीक है, ये मिनरल्स। अब आ जाओ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स किससे बनता है, इस अमाइनो एसिड से, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स में कुछ होती हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती, तो उनको हमें डाइट से लेना होता है। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इन रिक्वायर्ड अमाउंट, सो दे हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो PVT, टिम, हॉल, ओके, PVT, टिम, हॉल। P से क्या हो गया, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। P से हो गया फिनाइल
एलेनाइन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी से क्या हो गया? वैलाइन, ठीक है। टी से क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। टी से क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन। दूसरा टी से क्या हो गया? थ्रियोनीन, ठीक है, थ्रियोनीन। आई से क्या हो गया? आइसोल्यूसिन, ओके, क्या हो गया? आइसोल्यूसिन। एम से क्या हो गया? मीथियोनीन, ठीक है, मीथियोनीन। एच से क्या हो गया यहाँ पे? हिस्टीडीन, ऑलराइट। उसके बाद आपका एल से क्या हो गया? लाइसिन, ओके, और एक और एल से क्या हो गया? ल्यूसिन। ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, आर्जिनिन, एस्पर्टिक एसिड, सेरीन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ठीक है। इसको बायोकेम से भी पढ़ना क्योंकि फंक्शंस ऑफ दिस भी आते हैं क्वेश्चंस, वो तुम्हारे वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, ठीक है, ये क्या है? एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। कंडीशनल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो दे मे टर्न एसेंशियल इफ द प्रिकर्सर्स आर लिमिटेड इन द बॉडी। मतलब जो नॉन एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बट अगर उनके प्रिकर्सर्स बॉडी में नहीं आ रहे तो वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। जैसे टायरोसिन किससे बनता है? फिनाइलएलानिन से। तो अगर फिनाइलएलानिन हमारी बॉडी में लिमिट हो जाए, डाइट से ना मिलेगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, तो वो हो जाता है कंडीशनली एसेंशियल। सिस्टीन डिराइव फ्रॉम मीथियोनिन, ठीक है। सो दीज आर ऑल कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आर्जिनिन, ग्लूटामिन, टॉरिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ऑलराइट। एक होता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल में जो हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन है ना, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन, ये सेमी एसेंशियल के भी कैटेगरी में फॉल करता है। कहने का अर्थ ये है कि वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग वल्नरेबल पीरियड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग, रिक्वायरमेंट्स जो होती है बढ़ जाती है। रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग व्हेन? रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग वल्नरेबल पीरियड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग वल्नरेबल पीरियड्स ऑफ लाइफ। जैसे किस दौरान इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है? जैसे मान लो प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, या मान लो एडोलेसेंस है, ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ऑलराइट। एक और कॉन्सेप्ट है जो पीवाईक्यू है, सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। कहने का अर्थ है कि दाल चावल एक साथ क्यों खाते हैं? ऑफ कोर्स टेस्टी है, बट उससे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है गाइस कि जो सीरियल्स में अमाइनो एसिड जो लिमिटिंग है वो दाल से मिल जाता है, पल्सेस से, और जो पल्सेस में अमाइनो एसिड लिमिटिंग है वो सीरियल्स चावल से मिल जाता है। जैसे सीरियल्स में कौन कौन से लिमिटिंग है? थ्रियोनीन एंड लाइसिन। आप टीएलसी बोलो या सीटीएल बोलो, ओके। पल्सेस में पीसीएम याद रखो, सिस्टीन एंड मीथियोनिन लिमिटिंग है। तो जब हम दाल चावल साथ खाएंगे, पल्सेस में मीथियोनिन इज लिमिटिंग, वो सीरियल से मिल जाएगा। सीरियल्स में थ्रियोनिन इज लिमिटिंग, वो पल्सेस से मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक है मेज, इसमें याद रखो एमएलटी या एमटीएल, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन आर डेफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन जो प्रोटीन में बनता है कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, इसको कुछ इंडिकेटर्स एक्सप्रेस करते हैं। वो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? प्रोटीन क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। क्या क्या है? डाया स्कोर, पीडीसैस स्कोर, अमाइनो एसिड स्कोर, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें और एक होता है बेस्ट क्वालिटी इंडिकेटर फॉर डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। मतलब इन इंडिकेटर्स में वो कौन सा इंडिकेटर है जो क्वालिटी को, प्रोटीन की क्वालिटी को सबसे अच्छे के तरीके से इंडिकेट करता है? बेस्ट क्वालिटी इंडिकेटर वो है डाया स्कोर, ठीक है। क्या है? डाया स्कोर, डाया स्कोर, ऑलराइट। या इट इज करेंटली एक्सेप्टेड, it is currently accepted as the best indicator to express protein quality, as the best indicator to express protein quality, ठीक है। आज के टाइम में प्रोटीन क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? डाया स्कोर, ठीक है। ये करेंटली एक्सेप्ट हो रहा है एज द बेस्ट इंडिकेटर टू एक्सप्रेस प्रोटीन क्वालिटी। एक और गाइज यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? कितना प्रोटीन रिटेन हो रहा है ना बॉडी आफ्टर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इसका एक फॉर्मूला है BV इंटू DC बाई 100। BV इज द बायोलॉजिकल वैल्यू एंड मल्टीप्लीकेशन डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 100। तो कभी कभी ये आपको एक क्वेश्चन के दौर में दिखेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। तो रेफरेंस प्रोटीन एक फूड प्रोडक्ट है जिसका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब जितना खाएंगे उतना रिटेन एंड अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आज के डेट में क्या यूज होता है? डाया स्कोर, ठीक है। बट एक कुछ की पॉइंट है, NPO ऑफ इंडियन डाइट इज 50 to 80,
ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 6.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन से, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना ग्राम प्रोटीन से इक्विवेलेंट है? 6.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें होता है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 6.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें कैन प्रोवाइड अस 6.25 grams of protein. All right, proteins are made up of amino acids of nitrogen. So 1 gram of nitrogen equivalent to 6.25 grams of protein. अब एक क्वेश्चन आता है कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन किस फूड प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इज ऑफ एग। ऑल राइट, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा एग का है, इसीलिए एग को हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस प्रोटीन। इसका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है, मतलब जितना खाएंगे उतना ही प्रोटीन रिटेन एंड अब्सॉर्ब होगा। ये कितना है वैल्यू? 96, लगभग 100 हो गया। ठीक है, ऑल्सो इसको रेफरेंस प्रोटीन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स व्हाट? सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंटेन करता है। अब एग में गाइस हम लोग फॉलो करते हैं एक रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 मतलब क्या होता है? एक एवरेज एग जो है उसका साइज कितना होता है? 60 ग्राम्स। ठीक है, और ये एग हमें कितनी कैलोरीज देगा? 60 to 70 किलो कैलोरीज। ठीक है, 60 to 70 किलो कैलोरी एनर्जी। इसके अलावा 6 ग्राम प्रोटीन, और ये प्रोटीन सबसे अच्छे क्वालिटी का है। ठीक है, 6 ग्राम फैट। इसके अलावा क्वेश्चन आता है इसमें और क्या होता है? एग में 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम आयरन, और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एग को भूलना नहीं है, रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इसका सबसे ज़्यादा है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन प्रोटीन क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। एंड एग में और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग में सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन है, बट सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है? सो मैक्सिमम प्रोटीन, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है? सोयाबीन में। कितना है? 43 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 43% प्रोटीन। कितना किलो कैलोरीज एनर्जी दे रहा है? 432 किलो कैलोरीज। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? सोयाबीन। बट सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? वो है एग। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ गाइस फैट्स। अब फैट से कुछ जुड़े हुए सवाल। ठीक है, फैट्स जो होता है हमें पता है कि हमारे डाइट्स में फैट कितना होना चाहिए? 50 to 30% ऑफ आवर डाइट। ठीक है, कितना कैलोरीज प्रोवाइड करना चाहिए? सो पर ग्राम ऑफ फैट सबसे ज्यादा मिलता है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट होता है। फैट रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स से बना है। बट पीएसएम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जाता है? फैट्स को फर्दर क्लासिफाई करो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स अच्छे नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है? कोकोनट ऑयल। ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट है कोकोनट ऑयल। ऑल्सो गाइज एक और है बटर, बटर एंड कोकोनट ऑयल रिचेस्ट सोर्स और सैचुरेटेड फैट्स। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। इससे ज़्यादा बेहतर फैट्स कौन है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक है मोनो अनसैचुरेटेड मुफा, एक है पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स क्या है? ग्राउंडनट ऑयल। इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 2 है, लाइनोलिक, लाइनोलेनिक, और भी है एरिकिडोनिक। बट लाइनोलिक, लाइनोलेनिक ये सब के रिच सोर्सेस क्या है? सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, बेसिकली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनके प्लांट सोर्स होते हैं, और सैचुरेटेड के मोस्टली एनिमल सोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब एक टेबल मैंने बनाया है जो गो टू टेबल है फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। जैसे लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड एक और एसिड इससे डराइव होता है एरिकिडोनिक एसिड। इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है? सैफलॉर ऑयल। लाइनोलिक एसिड का रिचेस्ट सोर्स है सैफलॉर ऑयल, लाइनोलिक एसिड। ये सारे पूफा है, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, सो लाइनोलिक का रिचेस्ट सोर्स क्या है? फ्लैक्सीड ऑयल और फिर सोयाबीन ऑयल। बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे असेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? ठीक है, मोस्ट असेंशियल। ठीक है, सबसे असेंशियल फैटी एसिड कौन है? सो प्लीज रिमेंबर, सबसे असेंशियल फैटी एसिड कौन है? लाइनोलिक एसिड। और ये लाइनोलिक एसिड किससे डिराइव होता है? लाइक रिचेस्ट सोर्स क्या है इसका? सैफलॉर ऑयल। ठीक है,
एक होता है डोकोसा पेंटानोइक एसिड, इसका रिच सोर्स क्या है? फिश ऑयल। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड किस में मिलता है? ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। ये किसके लिए रिक्वायर्ड है? माइलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्या क्या याद रखोगे कि सबसे एसेंशियल फैटी एसिड क्या है? लाइनोलिक। रिचेस्ट सोर्स क्या है? सैफलर ऑयल। लाइनोलेनिक क्या रिचेस्ट सोर्स क्या है? फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन्स ऑयल। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड में क्या है? तो देखो ओमेगा 3 इज अ नंबर, स्मॉलर नंबर, बट यहाँ पे जो वर्ड है वो बिगर है, लाइनोलेनिक। ओके, ओमेगा 3 का एग्जाम्पल दो, लाइनोलेनिक एसिड। ओमेगा 6 का एग्जाम्पल दो, 6 इज अ बिगर नंबर, बट जो वर्ड है वो छोटा है, लाइनोलिक एसिड। ठीक है, सो ओमेगा 3 इज लाइनोलेनिक, जिसका मेन फंक्शन इज वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओके, ओमेगा 6 जो है वो है लाइनोलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसका क्या है? ये भी सीवीटी में हेल्प करता है, बट ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव ओमेगा 3 है। Reduces the risk of heart disease as well as stroke. But omega-6 fatty acids are also pro-inflammatory. Omega-3 is anti-inflammatory. Omega-6 regulates cholesterol metabolism, creates structure in a cell membrane. ठीक है, so दो चीज, omega-3, omega-6. omega-3 3 नंबर है बट वर्ड बड़ा है, लाइनोलेनिक। omega-6 नंबर बड़ा है बट वर्ड लाइनोलिक छोटा है। Which one is more cardioprotective? omega-3. Okay, all right. अब ये देखो, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट साइनोडर्मा। ओके, व्हाट इज इट? साइनोडर्मा। साइनोडर्मा क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड लीड्स टू साइनोडर्मा, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसमें कैसा स्किन दिखता है? टोड लाइक स्किन, इरप्शंस होते हैं एंड दे रिजेंबल अ टोड लाइक स्किन। ठीक है, ये था फैट्स। फैट्स से सबसे इंपॉर्टेंट जो जुड़े हुए सवाल है ना, सोर्सेस पूछते हैं। लाइनोलिक का क्या है, लाइनोलेनिक का क्या है, ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 6 क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50 to 70% ऑफ आवर डाइट, एंड हमें पता है दैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़रूरी एक चीज़ पढ़ना है हमें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का सिंपल टर्म क्या है? जैसे अगर आपने कोई खाना खाया, तो वो कोई फूड प्रोडक्ट खाया, वो आपके ग्लूकोज लेवल को कितनी जल्दी बढ़ा देता है। ठीक है, वो आपके ग्लूकोज लेवल को कितनी जल्दी बढ़ा देता है एज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट, जो कि है ग्लूकोज या सिरपी फूड्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर द 2 hour ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व following what? Ingestion of a fixed proportion of test carbohydrate, usually 50 grams, as a proportion percentage of the standard either glucose or white bread. अब ग्लूकोज या वाइट ब्रेड सबसे ज़्यादा कार्ब्स है। ओके, नाउ दे आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। Glycemic index of a food is defined as the area under the 2 hour blood glucose response curve following ingestion of a fixed proportion of test carbohydrate, usually 50 gram, as a proportion या percentage of the standard either glucose or white bread. मतलब जैसे जब हम लोग ग्लूकोज या वाइट ब्रेड खाते हैं, ठीक है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो ग्लूकोज लेवल फटाफट बढ़ता है। उसी के कंपैरिजन में मान लो मैं कोई फूड प्रोडक्ट 50 ग्राम खाती हूँ, तो कितनी जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब हमें एग्जाम के लिए क्या जानना है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से फूड है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से फूड है। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रेंज होता है 55 और लेस, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रेंज होता है 56 to 69, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है 70 एंड अबव। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या आएगा? मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेप्ट पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न, वाटरमेलन और पोटैटो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। होल ग्रेन्स, पास्ता फूड्स, बीन्स एंड लेंटिल्स। मीडियम में कुछ याद रखोगे, सुक्रोज, बासमती राइस, ब्राउन राइस। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर ऑल दीज बेक्ड पोटैटोज, कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, वाइट राइस, कैंडी बार्स, सिरपी फूड्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए इसको लास्ट मिनट रिविजन के लिए हमें करके जाना है। ठीक है, एक और आ जाओ, फाइबर्स इंटेस्टिनल फंक्शंस को प्रमोट करते हैं। हर दिन हमें 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स खाने चाहिए। सोल्यूबल पोर्शन ऑफ फाइबर्स को पेक्टिन बोलते हैं, इनसोल्यूबल को सेलुलोज बोलते हैं। अब आ जाओ मिनरल्स। सो ये था मेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिविजन। अब आ जाओ मिनरल्स। मिनरल्स में आ जाओ कैल्शियम। कैल्शियम इज अ मेजर मिनरल, राइट? कैल्शियम इज अ मेजर मिनरल। नाउ कैल्शियम का एक ग्रेन विच इज रिचेस्ट इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, वो है रागी। ठीक है, रागी इज वन ऑफ द बेस्ट वीनिंग फूड्स गाइस, वन ऑफ द बेस्ट वीनिंग फूड्स। मतलब
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड टिल 6 months. उसके बाद जब वीनिंग स्टार्ट होता है रागी यूज करना चाहिए. इट्स वन ऑफ द richest in calcium concentration. ठीक है. विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज विटामिन डी. ऑलराइट, जिंक ये हम लोग ट्रेस एलिमेंट में दूसरे पार्ट ऑफ द लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं. इसकी डेफिशिएंसी लीड्स टू इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, डिलेड वुंड हीलिंग, डायरिया, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एमसीक्यू है. ये क्या है? इनहेरिटेड डिफेक्ट. और किसमें डिफेक्ट है? ये है आपका डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ जिंक. ऑलराइट, और इसमें क्या होता है ना, बच्चों में इन्फ्लेमेटरी रैशेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, बच्चों में इन्फ्लेमेटरी रैशेस कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अराउंड द चीक्स. ओके, अराउंड द चीक्स दिखेंगे, अराउंड दिस माउथ एरिया दिखेगा. ठीक है, अराउंड द चीक, अराउंड द माउथ, also around the anal region. Okay, that is very very important. Acrodermatitis enteropathic. Next एक आ जाओ selenium. Selenium is again a major mineral. Okay, ये क्या है? ये है एक एंटीऑक्सीडेंट. इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है? कीशंस कार्डियोमायोपैथी, PYQ. बट मोस्ट पोटेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इज विटामिन ई. हम लोग विटामिन में डिस्कस करेंगे. ओके, अब आते हैं विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन में ना कुछ विटामिन हैं, दोज आर लाइक द बाइबल. हर साल उस पर सवाल आता है. विटामिन ए हो गया, थायमीन हो गया, नियासिन. तो शुरू करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी से. इसको क्या बोलते हैं? ज़ेरोफ्थैल्मिया. ज़ेरोफ्थैल्मिया का मतलब ऑल ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. ये किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है? 1 to 3 years. इसका सोर्स क्या है? द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, halibut fish oil. ठीक है, ऑल्सो halibut fish oil इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का रिचेस्ट सोर्स इज halibut fish oil. ठीक है, सेकेंड रिचेस्ट इज कॉड लिवर ऑयल. प्लांट सोर्स में कौन कौन से है विटामिन ए के सोर्स? प्लांट सोर्स में एक है रेड पाम ऑयल. ठीक है, एक है रेड पाम ऑयल. ठीक है, इसके अलावा येलो फ्रूट्स. ठीक है, येलो फ्रूट्स कौन कौन से येलो फ्रूट्स? एक नाम बताओ. जैसे हो गया पपाया, मैंगो. ठीक है, पपाया हो गया, मैंगो हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारे येलो फ्रूट्स. ओके, द रिचेस्ट मतलब प्लांट सोर्स में रिच होता है. बट अगर किसी ने आपसे पूछ लिया चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, चीपेस्ट सोर्स, सबसे चीप सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक एग्जांपल दो, स्पिनच. ठीक है, विटामिन ए के बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ने, कुछ भी नहीं छोड़ना है, राइट फ्रॉम द सोर्सेस. ठीक है, अब विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए WHO ने क्लासिफिकेशन दिया है ज़ेरोफ्थैल्मिया का. ठीक है, इसमें कुछ प्राइमरी फाइंडिंग्स होती हैं और कुछ सेकेंडरी फाइंडिंग्स होती हैं. सो प्राइमरी फाइंडिंग्स कौन कौन सी है? ठीक है, इसमें लिखो X1A, X1B, X2, X3A एंड X3B. ठीक है, X1B होता है कंजंक्टाइवल सेरोसिस. सबसे पहले कंजंक्टाइवा का ड्राइंग होता है, ड्राइंग अप ऑफ द कंजंक्टाइवा, सो कंजंक्टाइवल सेरोसिस. ठीक है, X1B क्या होता है? B फॉर होता है बाइट डॉट स्पॉट. ठीक है, फिर आता है X2. X2 क्या होता है? कॉर्नियल सेरोसिस. ठीक है, कॉर्निया का. X2 होता है कॉर्नियल सेरोसिस. फिर होता है X3A. ये क्या होता है? X3A कॉर्निया का अल्सर. ठीक है, क्या है ये? कॉर्नियल अल्सर. कॉर्नियल अल्सर कितना? लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया. और यहाँ पे क्या है? कॉर्नियल अल्सर. बट X3B यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर देन 1/3 ऑफ कॉर्निया. मोर देन 1/3 ऑफ कॉर्निया मतलब ये क्या हो गया? केराटोमेलेशिया. क्या है ये? केराटोमेलेशिया. ओके, केराटोमेलेशिया. अब आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो. क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना, X1A, X1B और X2, ठीक है, ये रिवर्सिबल हैं. ओके, अगर आपसे कोई पूछा बाइट डॉट स्पॉट को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बट X3 एंड X3B यहाँ से ये क्या है? दीज आर इरिवर्सिबल. ठीक है, ये कंडीशंस इरिवर्सिबल है. पहले X3A रिवर्सिबल था, बट अब एज पर लेटेस्ट अपडेट ये रिवर्सिबल है. ठीक है, फिर इसमें होता है कुछ सेकेंडरी फाइंडिंग्स. ठीक है, सेकेंडरी फाइंडिंग्स. तो सेकेंडरी फाइंडिंग्स में क्या आता है? XN. ठीक है, XN क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, XN हो गया नाइट ब्लाइंडनेस. फिर हो गया XF. XF क्या हो गया? फंडल चेंज. XF हो गया फंडल चेंजेस. ठीक है, फिर हो गया XS. S क्या हो गया? स्कार, फंडल स्कार. ठीक है, स्कार, फंडल स्कार. ऑलराइट, ये कुछ सेकेंडरी फाइंडिंग्स है. अब इनमें कैसे क्वेश्चंस बनता है अभी देखेंगे. लाइक कौन सा रिवर्सिबल है, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, वो आगे चल के देखते हैं.
ठीक है। अब देखो ये 2 इमेज है, कभी भी कोई आंख का इमेज मिले तुरंत उसको बाइट हॉट स्पॉट मत लिख देना, अच्छे से देखना। जैसे ये है कंजंक्टिवल ज़ेरोसिस, ठीक है, ये है X1A। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइंग ऑफ द कंजंक्टिवा, नॉन वेटेबल अपीयरेंस, ठीक है, इट लैक्स व्हाट, लूजेस इट्स लस्टर, केराटिनाइजेशन ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स, जिसकी वजह से इसकी चमक जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, नॉन वेटेबल अपीयरेंस। ये क्या है, बाइट हॉट स्पॉट। अब देखो X1B, ये सबसे स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है। ऑलराइट, बाइट हॉट स्पॉट क्या होता है, फोमी वाइटिश या येलोइश ट्रायंगुलर पैच है जो कि बनता है टेम्पोरल साइड ऑफ द बल्बर कंजंक्टिवा में, ठीक है। कोई पूछा रिवर्सिबल है, बिल्कुल रिवर्सिबल है, ठीक है। अब ये हमारा लेट्स रिवाइज स्लाइड है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, गो टू स्लाइड फॉर योर लास्ट मिनट पॉइंट। जैसे सबसे कॉमन मतलब विटामिन ए डेफिशिएंसी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें, जैसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होगा, इसका आंसर सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन भी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आ गया सबसे पहला सिम्टम भी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। 3 तरीके से पूछी जा सकती है। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या है, बाइट हॉट स्पॉट, सबसे कॉमन इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन फॉर स्क्रीनिंग, साइन क्या होता है जो डॉक्टर देखेगा, तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे कॉमन क्लिनिकल साइन क्या है, यहाँ पे भी ये है बाइट हॉट स्पॉट, ठीक है। बट मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें क्या देखेंगे, सीरम रेटिनॉल लेवल सबसे सेंसिटिव है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन में बाइट हॉट स्पॉट मत लिख देना, फर्स्ट क्लिनिकल साइन में कंजंक्टिवल ज़ेरोसिस है, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए सबसे कॉमन क्लिनिकल साइन बाइट हॉट स्पॉट है, पर पहला क्लिनिकल साइन जो डॉक्टर अप्रिशिएट करेगा इज कंजंक्टिवल ज़ेरोसिस। मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, अगेन सबसे स्पेसिफिक क्या है, बाइट हॉट स्पॉट। रिवर्सिबल टिल विच स्टेज, तो X1A रिवर्सिबल है, X1B रिवर्सिबल है, X2 है, ये सारी क्या है, ये सारे रिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल कौन कौन से हैं, सो इरिवर्सिबल कौन से हैं, वो हो गया X3A एंड X3B। जब भी कॉर्निया में अल्सर बन गया, चाहे लेस देन 1/3 कॉर्निया, चाहे मोर देन 1/3, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्या ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे, बट किस एज ग्रुप में कंडक्ट करेंगे, 6 months to 6 years। और अगर मैं सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ मतलब मैं प्रेवलेंस पता करना चाह रही हूँ, प्रेवलेंस मतलब हम कौन सी स्टडी डिजाइन करते हैं, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। सो प्रेवलेंस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ज़ेरोफ्थैल्मिया पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये हम लोग किस एज ग्रुप में करेंगे, 6 months से लेके 6 years, ठीक है। अगर प्रेवलेंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस मोर देन 1% आया 6 months से 6 years में, विटामिन ए डेफिशिएंसी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर बाइट हॉट स्पॉट मोर देन 5.5% आया तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। कॉर्नियल ज़ेरोसिस, अल्सर, केराटोमेलेशिया मोर देन 0.01%। कॉर्निया का स्कार अगर मोर देन 0.05% है। सीरम रेटिनॉल मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, ठीक है, फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये मोर देन 5% में सीरम रेटिनॉल की कमी आई, दैट मीन्स विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये दोनों तो बहुत पूछते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का कितना प्रेवलेंस विल से कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, मोर देन 1%। बाइट हॉट स्पॉट मोर देन 0.5%, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ट्रीटमेंट। अब किसी बच्चे को मान लो विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, पहले तो बच्चे को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अप टू 6 months, फिर हो गया 6 months से 1 year में डिवाइड कर लो, ठीक है, और एक हो गया मोर देन 1 year। फिर यहाँ पे लिखो कब कब देना है, डे 0, डे 1 एंड डे 14, ठीक है, डे 0, डे 1 एंड डे 14। अप टू 6 months इसको कितना देना है, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। डे 1 में कितना देना है, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। डे 14 में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 6 months to 1 year में कितना देना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे डे 1 में भी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, डे 14 भी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बट अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है तो कितना देना है विटामिन ए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। डे 1 में भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और डे 14 में भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब प्लीज़ रिमेंबर ये सारे कौन से डोजेस हैं, ये सारे ओरल डोजेस हैं, ठीक है। अगर कभी भी पूछे इंट्रामस्कुलर डोज कितना दोगे, सो वो होता है हाफ ऑफ ओरल डोज, वो होता है हाफ ऑफ ओरल डोज।
और कभी कभी आप देखोगे कि ऐसे भी लिखा आया होगा, ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी 2 कंसेक्यूटिव डोजेज इन 2 days। सही है, क्योंकि देखो 2 कंसेक्यूटिव डोज दे रहे हैं ना, डे 0 एंड डे 1 में 2 डोजेस दे रहे हैं, सो 2 कंसेक्यूटिव डोजेस इन 2 days, ये भी सही है, 2 कंसेक्यूटिव डोजेस इन 2 days। ऑलराइट, ऐसे भी कह सकते हैं। और एक गोल्डन पॉइंट ये है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मतलब कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ओके, ट्रीटमेंट। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ प्रोफाइलैक्टिक डोज। प्रोफाइलैक्टिक डोज का मतलब क्या, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डोजेस। अब जब प्रिवेंटिव डोजेस की बात करेंगे, याद करो वैक्सीन का चैप्टर, कहते थे ना एट 9 कंप्लीटेड मंथ्स या एट 9 months, ठीक है, अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन। हम लोग क्या दे रहे हैं, एट 9 months अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन। सो अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, मीजल्स वैक्सीन के साथ एट 9 months अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन कितना दे रहे हैं, विटामिन ए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1 ml और 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, देयर आफ्टर कितना दे रहे हैं, देयर आफ्टर एवरी 6 months। ठीक है, देयर आफ्टर एवरी 6 months टिल हाउ मेनी ईयर्स, टिल 5 years। ठीक है, एवरी 6 months टिल 5 years ऑफ एज कितना देंगे, 2 ml और 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ऑफ विटामिन ए। सो यहाँ पे टोटल डोजेस जो बनेंगी वो कितने बनेंगी, टोटल डोजेस इज लाइक 9 एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट, अगर इसको गिनोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 17 lakh इंटरनेशनल। ठीक है, एक और पॉइंट, ये प्रोफाइलैक्टिक डोज है। प्रोफाइलैक्टिक डोज मतलब ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, अभी विटामिन ए डेफिशिएंसी हुई नहीं है बट हमें होने नहीं देनी है, तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सा है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, अब देखो, एन 8-month-old बेबी ऑन एग्जामिनेशन शोज साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब इसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो हमें इसको ट्रीट करना है। व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द बेबी। अब 8-month-old है, मतलब 6 months तक 50,000 था, और 6 months से 1 year तक कितना था, 1 lakh। सो IM तो बिल्कुल नहीं, ओरली ही देना है, बट नॉट 20,000 25,000, 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट ओरली। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डोसेज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस नीडेड इन चिल्ड्रन एजड 1 to 5 years कमिंग फ्रॉम एरियाज एंडेमिक। दैट मीन्स इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्टिक डोज की, प्रिवेंटिव डोज की। अब ये है 1 to 5 years, मतलब 1 lakh तो नहीं, 2 lakh जाएंगे, तो ये आउट हो गया, एंड 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 months। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि ऐसे करके एक वाइट कलर का स्पून दिखेगा और पूछेगा इससे आप कौन सी विटामिन देते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो वाइट कलर स्पून है, ओके, वाइट कलर स्पून, ये किसके लिए, विटामिन ए के लिए। इसमें जो इनर मार्किंग है ये 1 ml होती है, आउटर मार्किंग होती है 2 ml। ठीक है, अगर ये स्पून नहीं है तो आप कैप ऑफ द विटामिन ए बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी टीस्पून या टेबल स्पून नहीं यूज़ करना है। टीस्पून 5 ml होता है, टेबल स्पून 15 ml होता है। ये क्या लीड कर सकता है, हाइपर विटामिनोसिस, जिससे बेबी कैन डाई ऑल्सो। विटामिन ए से एक और बात याद रखो कि विटामिन ए जो होता है ना, डज नॉट रिक्वायर कोल्ड चेन कंडीशंस फॉर स्टोरेज, डज नॉट रिक्वायर कोल्ड चेन कंडीशंस। ठीक है, कोल्ड चेन टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर स्टोरेज। विटामिन ए को कोल्ड चेन टेम्परेचर नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर स्टोरेज, मतलब इसको आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हो। ठीक है, आप कैसे रख सकते हो, रूम टेम्परेचर में भी, बट हाँ अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, और ये एम्बर कलर बॉटल होता है, एक बॉटल 100 ml की होती है। ठीक है, तो ये था विटामिन ए, राइट फ्रॉम द सोर्सेज टू WHO क्लासिफिकेशन टू द गोल्डन पॉइंट्स टू द प्रिवेंटिव एंड द ट्रीटमेंट मोडालिटी, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में। सबसे पहले B1। सो B1 क्या होता है, थायमीन होता है। ओके, थायमीन। अब थायमीन की डेफिशिएंसी क्या कराती है, थायमीन की डेफिशिएंसी कराती है बेरी। ओके, और इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है ड्राई बेरी। ड्राई बेरी में क्या होता है, ड्राई बेरी में CNS मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ठीक है, और एक होता है वेट बेरी। ठीक है, वेट बेरी में क्या होता है, वेट बेरी में कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं। वेट बेरी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, दिस इज मोर सीरियस। ओके, उसके बाद एक होता है इन्फेंटाइल बेरी। ठीक है, क्या होता है, इन्फेंटाइल बेरी क्या है, अब जो भी विमेन है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, अगर वो थायमीन डेफिशिएंट है तो बच्चों में भी आ सकता है। ठीक है, दैट इज दिस वन। अब कुछ कंडीशंस हैं गाइस जहाँ पे
थायमिन की डेफिशिएंसी दिखती है। सबसे पहला कंडीशन क्या है अमंग क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स। क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में बेरी होता है, इसको क्या कुछ कंडीशंस हैं जिसमें थायमिन की डेफिशिएंसी दिखती है। सबसे पहला क्रॉनिक अल्कोहलिक्स। क्रॉनिक अल्कोहलिक्स ये क्या प्रेजेंट करते हैं, थायमिन की डेफिशिएंसी शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्निक्स-कोर्साकॉफ साइकोसिस। ये एक फेवरेट एमसीक्यू है, वर्निक्स-कोर्साकॉफ साइकोसिस, ओके, वर्निक्स-कोर्साकॉफ साइकोसिस। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो पर्सन है उसको क्रॉनिक अल्कोहलिक को इसमें अटैक्सिया हो जाता है, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगता है, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया भी हो सकता है, ओके, ऑल्सो इसको मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक है क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में। दूसरा किस में देखने को मिलता है, पॉलिश्ड राइस ईटर्स। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलिश्ड राइस ईटर्स में कौन सी डेफिशिएंसी होती है, थायमिन की डेफिशिएंसी। ये यूजुअली आंध्र प्रदेश में देखी जाती है। और तीसरा फास्ट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फास्ट करते हैं, ऑलराइट, मतलब बहुत बहुत लंबा फास्टिंग पीरियड्स रखता है, उनमें भी थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रिवेंशन के लिए, हाँ, पॉलिश्ड राइस ईटर्स में प्रिवेंट करने के लिए इसको क्या किया जा सकता है, पार बॉइलिंग किया जाता है। फिर थायमिन की डेफिशिएंसी रोकने के लिए वो फ्रूट प्रोडक्ट्स खाओ जिनमें थायमिन बहुत ज़्यादा होता है। सो इसका रिचेस्ट सोर्स है जिंजेली सीड्स, सेसमे सीड्स होता है ना, वही जिंजेली सीड्स, ओके, ऑलराइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए राइबोफ्लाविनोसिस्ट्राइड, मतलब B2 डेफिशिएंसी। और B2 डेफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी, ठीक है, राइबोफ्लाविन, B2 राइबोफ्लाविन होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला वाला ये देखो, ये है जियोग्राफिकल टंग, ठीक है, ये क्या है, जियोग्राफिकल टंग। जियोग्राफिकल टंग, या इसको हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस, ठीक है। ये क्या है, किलोसिस, ओके, किलोसिस, फिशर्स बन जाते हैं। और ये है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ओके, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है ना गाइस, ये राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी का सबसे मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग है, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल टंग की, कुछ और टंग्स हैं, टाइप्स ऑफ टंग्स है जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपको कहाँ पे मिलता है, बीफी टंग, तो याद रखना बीफी टंग मिलता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, ठीक है, बीफी टंग इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। फिर एक होता है स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग। अब ये स्ट्रॉबेरी टंग कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है स्कारलेट फीवर, ठीक है, स्कारलेट फीवर में, या मिलता है कावासाकी डिजीज, ठीक है, कावासाकी डिजीज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B3 डेफिशिएंसी। ये क्या है, ये किसका प्रेजेंटेशन है, विटामिन B3 डेफिशिएंसी। विटामिन B3 डेफिशिएंसी मतलब किसकी डेफिशिएंसी हो गई है, नियासिन की डेफिशिएंसी। और नियासिन की डेफिशिएंसी में 6 Ds होता है। क्या क्या डेवलप हो सकता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेलीरियम, डिमेंशिया, डिप्रेशन एंड डेथ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हाइपर पिगमेंटेड पैचेस बनते हैं, क्या बनते हैं, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस। कहाँ पे बनते हैं ये हाइपर पिगमेंटेड पैचेस, ओवर द सन एक्सपोज्ड एरिया और गर्दन के पास यहाँ पे, ठीक है। इसको स्पेशल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कासल्स नेकलेस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किस में देखने को मिलता है, मेज ईटर्स में, जोआर ईटर्स में। अब ये जो नियासिन डेफिशिएंसी है ना, ये हमें मिलता है मेज ईटर्स में, जवार ईटर्स में, ठीक है। सो अब क्या होता है मेज ईटर्स में, मेज ईटर्स या जवार ईटर्स, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि हाँ, मेज ईटर्स में ट्रिप्टोफैन थोड़ा बहुत डेफिशिएंट होता है, ठीक है, बट इतना नहीं कि वो नियासिन की डेफिशिएंसी करा पाए। एक्चुअली जो भी ट्रिप्टोफैन है ना, वो एक्सेस ऑफ ल्यूसिन की वजह से नियासिन में नहीं बदल पाता। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जो ट्रिप्टोफैन होता है ये किस पे कन्वर्ट होता है, नियासिन में कन्वर्ट होता है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम नियासिन देगा, ठीक है। सो अमंग मेज ईटर्स क्या होता है, अमंग मेज ईटर्स, ओके, अमंग मेज ईटर्स यहाँ पे क्या होता है, प्लस एक्सेस ऑफ ल्यूसिन, ल्यूसिन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस ऑफ ल्यूसिन जो क्या करता है, प्रिवेंट्स कन्वर्जन, ठीक है, प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ और प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन, ठीक है, प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन, ऑलराइट। तो पूछेंगे कि मेज ईटर्स में क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ ल्यूसिन है, डोंट मार्क डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन, मार्क करना एक्सेस ऑफ ल्यूसिन जो प्रिवेंट कन्वर्ट करता है कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन। चलो
B5 क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है? डेफिशिएंसी ऑफ B5 या पैंटोथेनिक एसिड ये कराती है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ऑलराइट, बर्निंग फीट सिंड्रोम कराएगी, या ये कराएगी, इसको क्या बोलते हैं? बर्निंग सोल सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम या बर्निंग सोल सिंड्रोम। चलो नेक्स्ट आ जाओ, B6 पायरिडॉक्सिन है। इसकी डेफिशिएंसी क्या क्या कराती है? सो डेफिशिएंसी ऑफ B6 लीड्स टू सीजर्स इन इन्फेंट्स। ठीक है, सीजर्स इन इन्फेंट्स। सीजर्स इन इन्फेंट्स अगेन इज अ PYQ। और क्या कराता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंड एक और क्या है? माइक्रोसाइटिक अनीमिया, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। एक और क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर एंटी टीबी ड्रग है जिसको खाने से पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो कौन सा है? इंडिविजुअल्स ऑन ATT ड्रग आइसोनियाजिड। ओके, ATT ड्रग आइसोनियाजिड ये किससे सफ़र करते हैं? दे सफ़र फ्रॉम B6 डेफिशिएंसी। ठीक है, सफ़र फ्रॉम B6 या पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। सो इनको यू हैव टू सप्लीमेंट पायरिडॉक्सिन, यू हैव टू गिव पायरिडॉक्सिन अलॉन्ग विद, आपको देना पड़ता है पायरिडॉक्सिन आइसोनियाजिड के साथ। B7 क्या है? बायोटीन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है? हेयर लॉस। B9 क्या है? फॉलिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है? डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड हमें पता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नाउ एक और क्या है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब एक और चीज़ याद रखना गाइस, WHO कहता है कितना माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड खाना है? 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ठीक है, एनी वुमन जो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, ठीक है, 400 माइक्रोग्राम। अनीमिया मुक्त भारत कहता है 500 माइक्रोग्राम, NIN कहता है 570 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे मतलब याद रखने हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू NIN। इसके अलावा गाइस अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है ना, इन केस ऑफ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है अगर फॉलिक एसिड की, इट कैन ऑल्सो लीड टू, ये इनफर्टिलिटी भी करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, B12 साइनोकोबालामीन डेफिशिएंसी लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्निशियस अनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसकी डेफिशिएंसी एक और चीज कराती है, उसको बोलते हैं SACD। व्हाट इज दिस? सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब अक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमें प्रेडोमिनेंटली किस में देखने को मिलता है? वेजिटेरियंस में। ठीक है, वेजिटेरियंस, क्योंकि B12 का कोई प्लांट सोर्स है नहीं, सो ये हमें मैक्सिमम मतलब प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियंस में देखने को मिलता है। अब आ जाओ विटामिन C। ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। अब विटामिन C की डेफिशिएंसी क्या कराती है? स्कर्वी, स्वोलन इन ब्लीडिंग गम्स हो गया, सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इनटू स्किन्स, जॉइंट, डिलेड वुंड हीलिंग, अनीमिया, वीकनेस। ना गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है कि विटामिन C डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग हो रहा है इतना ज़्यादा, डिलेड वुंड हीलिंग हो रहा है? तो याद रखना, जो विटामिन C है ना, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। ये कोलाजन बनाता है। कोलाजन क्या है? बिल्डिंग फ्रेमवर्क है फॉर द ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यू। तो जब विटामिन C नहीं होगा, कोलाजन नहीं होगा, तो बिल्डिंग फ्रेमवर्क नहीं होगा, इजी ब्रूजिंग होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगा। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन C पे काम किया, मतलब कि अगर सिट्रस फ्रूट लिया जाएगा तो विटामिन C की डेफिशिएंसी को रोकी जा सकती है। इनका क्या नाम था? जेम्स लिंड। ओके, जेम्स लिंड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C क्या है? आंवला। ऑलराइट, आंवला या इंडियन गूसबेरीज, इंडियन गूसबेरीज, ये भी PYQ है। आंवला है या इंडियन गूसबेरीज है। ठीक है, PYQ, रिचेस्ट सोर्स। नेक्स्ट आ जाओ विटामिन D। मोस्ट एक्टिव फॉर्म इज कैल्सिट्रियोल। इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमेलिशिया इन एडल्ट्स, बच्चों में ऐसा देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? बोलेक्स। ओके, बोलेक्स यानी जेनु वैरम। ओके, जेनु वैलगम कहाँ था? नॉकनी सिंड्रोम, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस। इसका भी रिचेस्ट सोर्स क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हैलिबट फिश। ठीक है, हैलिबट फिश रिचेस्ट सोर्स है विटामिन A का भी और विटामिन D का भी। विटामिन E, टोकोफेरॉल, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, हीमोलिटिक अनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। इसकी डेफिशिएंसी एक और चीज़ कराती है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। ठीक है, आगे आ जाओ, विटामिन K। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है? हैमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब जब बच्चे होते हैं ना, उनमें विटामिन K डेफिशिएंट होता है, तो उनको इंजेक्शन पड़ता है विटामिन K का एट बर्थ। ओके,
सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सारे विटामिन रिवाइज किए, द RDAs देखा, द एनर्जी गाइडलाइंस देखा, एंड कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी रिवाइज कर लिया, ठीक है, मेजर मिनरल्स के बारे में भी। सो कुछ ना कुछ एज वन लाइनर, एज अ PYQ के दोबारा से आ सकता है, तो उसको ज़रूर रिवाइज करके जाना, ठीक है। थैंक यू।